So today we are going to start सर्कुलेशन इन ह्यूमन। देखो प्लांट्स के अंदर यही टॉपिक हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के नाम से पढ़ा है, लेकिन जब यही टॉपिक हम लोग ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट से पढ़ते हैं देन इट इज टर्म्ड एज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स के अंदर सर्कुलेशन कैसे, ओ सॉरी ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, व्हाट इज द सर्कुलेशन प्रोसेस। तो आपको बता दूं कि ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, देन आंसर इज, क्या लिखेंगे हम? आंसर इज ब्लड, बिकॉज ब्लड इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड ही तो वो चीज है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। लेकिन जब सर्कुलेटरी सिस्टम पूछते हैं बच्चे बोलते हैं हार्ट, तो हार्ट इज नॉट अ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है जी, हार्ट क्या है? अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है वो तो ब्लड है, हार्ट जो है सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है। हु सेड दैट? इंग्लिश में, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। हु सेड दैट? वेरी गुड, सर विलियम हार्डी। सर विलियम हार्डी ने ये बात बोली थी कि हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है और जो चीज पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है वो ब्लड है। तो ब्लड इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ब्लड के बारे में बता दूं तो ब्लड इज द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड। ब्लड इज द लार्जेस्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ब्लड हमारे पास फ्लूइड फॉर्म में होता है और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट होता है सबसे पहले प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड और बाकी जो चीजें ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है वो कहलाती है मेरे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। वो कहलाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और हमारे पास यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर कितने फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जी? 3। इसमें सबसे पहले है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है बच्चों। गॉट इट? तो हमारे पास प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है, बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी को ही इराइथ्रोसाइट्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है और प्लेटलेट्स को यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। दीज आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। उसको सर्कुलेशन में हेल्प करता है ह्यूमन हार्ट। तो हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन, तो इनको सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर हमारा ह्यूमन हार्ट और उसी के थ्रू ये तीनों सेल जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती रहती है। गॉट इट? एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी को हम लोग यहां पर बोलते हैं बच्चों इराइथ्रोसाइट्स एंड इट इज आल्सो स्टैंड्स फॉर, इट इज आल्सो स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। अच्छी लैंग्वेज में, इन द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी, यस इट इज टर्म्ड एज रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, कहीं अच्छी जगह पढ़ेंगे वो आपको बताएंगे रेड ब्लड कॉर्पसल्स और अदरवाइज ये रेड ब्लड सेल्स है बेटा। ये हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये कौन से कलर की होती है? ये रेड कलर की होती है और इनका कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए रेड कलर पिगमेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट जिसका नाम है यहाँ पर हीमोग्लोबिन, डिनोटेड बाय Hp। हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट। इसके अंदर क्या है बेटा?
आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट होता है, और हीमोग्लोबिन ही वो चीज होती है जो लंग्स में एल्वियोलाई के अंदर जब एयर फिल हो जाती है उसमें से ऑक्सीजन को डिराइव करता है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को खींचता है? ठीक है जी, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को खींचता है, देन इट बिकम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन इट इज टर्म्ड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हम लोग यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे भैया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है, इट बिकम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये मेरे पास लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एयर फिल हो गई, यहाँ पर हमारे पास एयर फिल हो गई, और यही जो एयर हमारे पास होती है इसमें से O2 को डिराइव किया है। कैसे? दीज आर द ब्लड वेसल्स। ये हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है जिनमें आर्टरीज और वेन्स एंट्री मार रही है, और इन्हीं के अंदर यहाँ पर ब्लड है, ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एंड हीमोग्लोबिन हैव द हाई एफिनिटी टू डिराइव द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। इसका रीजन क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था विद रिस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में, आरबीसी ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स ब्लड में, ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, तो उसके थ्रू ऑक्सीजन भी हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचता है, और जहां जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सेल्स, वो टिश्यू उस ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? डिराइव कर लेते हैं। गॉट इट? चलिए, ये बात हो गई। बाकी आरबीसी के बारे में एक खास बात हो रही है, वो खास बात क्या है कि 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है हमारे पास पर mm³ ऑफ ब्लड के अंदर, यानी कि भरपूर मात्रा में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ आरबीसी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है भैया। ठीक, चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आरबीसी है जिनके अंदर हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कैरी कर दिया, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं। ओके ओके ओके, आरबीसी का कलर रेड है हीमोग्लोबिन के कारण। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को क्या है, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है पर mm³ ऑफ ब्लड के अंदर। बाकी खास बात क्या है, देयर इज नो न्यूक्लियस। ये आरबीसी एक ऐसी सेल होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि विच सेल हैव नो न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमंस। ह्यूमन के रिस्पेक्ट में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता? द आंसर इज आरबीसी। वो आपसे पूछेंगे प्लांट सेल में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें आरबीसी नहीं होती, जिसमें सॉरी न्यूक्लियस नहीं होता? विच प्लांट सेल हैव नो न्यूक्लियस? ये हमारे पास एनिमल सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, कौन? आरबीसी। प्लांट सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, कौन सी प्लांट सेल में न्यूक्लियस नहीं होता? सीव ट्यूब जो होती है उनके अंदर हमने बताया था, सीव ट्यूब में जो सीव सेल्स होती है पिछली क्लास में पढ़ाया, न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस को यूज करती है। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प चाहिए होती है। लेकिन आता है क्वेश्चन कि कौन सी एनिमल ऐसी है, कौन सा एनिमल ऐसा है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? तो कैमल, ऊंट। ऊंट एक ऐसा जानवर है, एनिमल है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, अदरवाइज किसी भी मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। देयर इज नो न्यूक्लियस इन आरबीसी ऑफ एनी मैमल्स। इसी वजह से हमारे पास जो आरबीसी होते हैं उनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है, 120 डेज। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो मात्र 120 दिन का होता है। ओनली 120 डेज का लाइफ स्पैन
हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पाया जाता है 120 दिन का लाइफ स्पैन है, यानी 120 दिन के बाद आरबीसी सारी डेड हो जाती है। और डेड होने के बाद कहाँ जाती है भाई, डेड होने के बाद कहाँ जाते हैं, मुर्दा घर, सही कह रहे हैं। तो डेड होने के बाद कहाँ पे जाते हैं, यस बिल्कुल राइट आंसर। ये हमारा स्टमक है, ये पैंक्रियाज, और यहीं पर एक ऑर्गन है दैट इज टर्म्ड एज स्प्लीन। तो जितनी भी आरबीसी होती है वो सारी डेड होने के बाद कहाँ जाती है, स्प्लीन में जाती है, जिसको बोलते हैं मुर्दा घर ऑफ आरबीसी, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ग्रेव है ना, यानी कि जो कब्रिस्तान होता है, सारी आरबीसी वहां जाती है, और सारी आरबीसी वहां जाने के बाद डिस्ट्रॉय होती है। और कौन करता है, स्प्लीन करता है। इसी वजह से स्प्लीन को हम डिस्ट्रॉयर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। स्प्लीन इज आल्सो टर्म्ड एज डिस्ट्रॉयर ऑफ आरबीसी। गॉट इट। ये सारी वहां पर डेड हो जाती है। हमारी बॉडी में से डेड होने के बाद, डिस्ट्रॉय होने के बाद ये वेस्ट में कन्वर्ट होती है। और हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, डोंट वरी। हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, निकलता है ना वेस्ट बॉडी में से, ठीक है जी। तो वो भी डेड सेल्स, आप नहाते हैं हमारी स्किन की डेड सेल उतरती है, वो भी वेस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसी, ये बातें हैं आरबीसी के बारे में। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। जब मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करता हूँ, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं मैंने, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्यार से क्या बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। दीज आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की सोल्जर कहलाती है हमारे पास, हमारे रक्षक। ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, किसी भी तरह की इश्यू से, किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल होती है। सर हम तो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, सर जी वैक्सीन लग रही है मेरे, कौन सी, कोवैक्सीन, कोविड, जो भी लग रही है ना। तो देखो ये जो वैक्सीन होती है, दवाइयां होती है, कभी भी बीमारी दूर नहीं करती। ये जस्ट क्या करती है, दीज आर द सप्लीमेंट फॉर डब्ल्यूबीसी। बीमारियों से लड़ने का, पैथोजेंस को किल करने का, वायरस को, बैक्टीरिया को, सबको किल करने का जो काम होता है, वो डब्ल्यूबीसी का ये होता है, वो हमारी डब्ल्यूबीसी करती है। लेकिन 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 उन डब्ल्यूबीसी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कौन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उन डब्ल्यूबीसी को, जो दवाइयां होती है, जो मेडिसिन होती है, ठीक है। लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी का ही होता है, ल्यूकोसाइट्स का होता है। और इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है पैथोजेनिक। कैसा नेचर होता है, इनका नेचर होता है फैगोसाइटिक नेचर। पैथोजेनिक तो वो होता है जो हार्म पहुंचाता है। भैया इंग्लिश बड़ी खराब है तुम्हारी, ट्यूशन ले ले बेटा इंग्लिश। पैथोजेनिक होता है जो पैथोजन होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो होते हैं पैथोजेनिक। तो इनका नेचर होता है फैगोसाइटिक नेचर। ये पैथोजन है, ये आया आया आया, ये डब्ल्यूबीसी आई आई आई, इसने अपने सूडोपोडिया निकाल ले और इस पूरे को इंगल्फ कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ मुद्दा, दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर, दिस टाइप ऑफ नेचर इज कॉल्ड द फैगोसाइटिक नेचर। जहां पे वो पैथोजन को पूरा इंगल्फ कर जाती है, पूरा निकल जाती है, उसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। फैगोसाइटिक नेचर है इसका, डब्ल्यूबीसी का। व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी कितनी तरीके की होती है, दो तरीके की होती है डब्ल्यूबीसी। हमारे पास दो तरीके की होती है। कौन कौन से दो तरीके की है वो मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पर। देखिए, जब डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हो तो मैंने बताया जो इसका नेचर होता है बच्चों यहाँ पर, वो फैगोसाइटिक नेचर होता है, जो पैथोजेंस को इंगल्फ कर जाती है, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी होती है हमारे पास यहाँ पर ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है जी, एक है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी है यहाँ पर हमारे पास जी ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होती है, ये भी हमारे पास कितने तरीके की होती है भाई, तीन तरीके की होती है।
ये 3 तरीके की होती है हमारे पास। और एक ग्रेनुलोसाइट्स कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। ठीक है, देखिए जी यहाँ पर, तो इसको याद करने की निमोनिक है GNEP, जनाबे ए आलम, हम आलम, जनाबे आलम। ठीक है जी। तो जी से ग्रेनुलोसाइट्स, एन से हो गया न्यूट्रोफिल्स, एन से न्यूट्रोफिल, ई से इथेनोफिल, बी से बेसोफिल। आपने देखा होगा जब ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें कभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी लिखा होता है, उसमें यही सेल्स के नाम लिखे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स इतना, इथेनोफिल्स इतना, बेसोफिल्स इतना। एल और एम, एल यानी लिम्फोसाइट्स, और एम होती है हमारे पास मोनोसाइट्स। ठीक है जी। हर सेल्स का अलग काम है, किसी का डिफेंस मैकेनिज्म में है, किसी को आइडेंटिफाई करने में, किसी को किसी में, किसी को किसी में। हम बात करेंगे यहाँ पर ज्यादा डिटेल में इसके बारे में, लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स हमारे पास कितने तरीके की होती है भैया? 2 तरीके की होती है, जिसमें एक होती है बी सेल और एक होती है टी सेल। एक बी सेल है हमारे पास बेटा और एक टी सेल है। बी सेल को हम बी लिम्फोसाइट्स ही बोल देते हैं, टी सेल को टी लिम्फोसाइट्स ही बोल देते हैं। क्या करती है दोनों जी? दोनों इम्यून सेल है, दोनों सेम सेम है। हाँ जी, दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करी। हाँ, सभी दोनों का नाम अलग अलग क्यों? देखो नॉर्मली क्या होता है, जो बी सेल होती है इसका काम होता है यहाँ पर फैगोसाइटिक नेचर। बी सेल ही पैथोजन को किल करती है। और टी सेल क्या करती है? टी सेल जो होती है वो बी सेल को स्टिमुलेट करती है। कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग द पैथोजन। टी सेल क्या करेगी? पैथोजन को पहचान लेगी, ओ हो, ये पैथोजन जा रहा है, ये पैथोजन जा रहा है। और बी सेल को क्या करेगी? फड़े नु फड़ 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 फड़, मार 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 मार। टी सेल किसको बोलेगी? बी सेल को। यानी टी सेल एक तरीके से बी सेल को पैथोजन की सुपारी दे रही है। देन उसके बाद बी सेल उस पैथोजन को किल करके उससे कौन कह रहा है? टी सेल। चलिए सर, इनका नाम ये बी सेल और टी सेल क्यों? देखो आपको मैं बताऊं कि हमारी जो बॉडी है उसी के अंदर यहाँ पर बैक साइड एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। और यहीं पर उसके ठीक नीचे इधर, उसके नीचे से लोअर साइड में देयर इज अ बैकबोन, जो यहाँ पर है वहीं पर होती है हमारे पास बोन मैरो। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बोन मैरो। तो हड्डियों का एक खांचा है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अंदर से खाली होती है, उसके अंदर लिक्विड होता है, उसके अंदर सेल भरी होती है। कौन सी सेल? ब्लड मदर सेल। ऐसी सेल जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती है, और उन्हीं को हम बोलते हैं प्यार से ब्लड स्टेम सेल। तो ये स्टेम सेल होती है जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो बी सेल होती है वो कहाँ बनती है? बोन मैरो में। तो बी सेल जो होती है डब्ल्यूबीसी का जो पार्ट है बोन मैरो में बनती है। तो जहां पर बन रही है उस वजह से हम उसे क्या बोल रहे हैं? बी सेल बोल। ठीक है। हमारे यहीं पर छाती के बीचों बीच ये आपका क्या होता है जी? हार्ट होता है। इसके पीछे थाइमस बोन होती है, और इसके पीछे थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है जी। तो हमारी बी सेल कहाँ बन रही है? बोन मैरो में, इस वजह से हम बी सेल बोल रहे हैं। और टी सेल कहाँ बनती है? बी सेल बोन मैरो में ही बनती है, टी सेल भी। टी सेल भी बोन मैरो में बनती है, और टी सेल भी यही बनती है, बोन मैरो में बनती है। ठीक है भाई। लेकिन ये मैच्योर होती है कहाँ पर? थाइमस ग्लैंड में। इस वजह से इसको टी सेल बोलते हैं। सिर्फ मैच्योरिटी होती है वहां पर, बनती कहाँ पर है? बोन मैरो में। That's why they are termed as B cell, T cell, B lymphocyte, T lymphocytes. That is clear to all of you? ये बात समझ में आई सब? थ्रोम्बोसाइट्स। अब हमारे पास क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या है भाई? प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। चोट लग जाता है, खून निकल जाता है, और उसमें पपड़ी जम जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? ब्लड कोगुलेशन। देयर इज अ ब्लड कोगुलेशन। और ये ब्लड कोगुलेशन हो गया किसकी वजह से?
प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है।